हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 6 मुगल साम्राज्य अकबर से औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 6। बाकी की यूनिट आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट नंबर 6 आपकी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिरकार इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, परिचय समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा अभी तक कि हुमायूं ने मुगल सत्ता की स्थापना की, ठीक है, और उसे मजबूत बनाया, उसका प्रसार किया। लेकिन हुआ क्या, कम समय में ही उनकी मृत्यु हो गई, वो भी आकस्मिक मृत्यु। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका जो उत्तराधिकारी था, जो कि अकबर था, वो बहुत छोटा था। ठीक है, मात्र वो 13 साल का था। तो उस समय आपको पता है कि उस सिचुएशन क्या चल रही थी। प्रीवियस जो चैप्टर है हमने उसमें चर्चा कर रखी है। ये सारी सिचुएशन चल रही थी कि जो विद्रोही है वो भरे पड़े हैं। समझ रहे हो आप, साम्राज्य में चारों तरफ से जो विद्रोही है वो है, और जो उस समय जो अकबर था वो छोटा था। तो उसकी जो उस जगह पर कौन बैठा, ये सारी बातें करेंगे। और अकबर के बारे में आपको पता है, अकबर क्या एक प्रतिभाशाली और वीर शासक था। इसने अकेले ही पूरी सेना बनाई, बहुत ताकतवर सेना बनाई, और कैसे मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया, विस्तार किया, इसके बारे में इस यूनिट में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे जो पहला टॉपिक आता है वो सत्ता की राजनीति और बैरम खां का संरक्षण। ठीक है, ये समझते हैं हम आखिरकार ये क्या है। तो देखिए, भारत में क्या हुआ, राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। मैंने आपको बताया था राजनीतिक अस्थिरता क्या होती है। इसका मतलब कोई भी चीज वहां पर जो है वो फिक्स नहीं होती है। लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, कोई आंदोलन कर रहा होता है, विद्रोह हो रहा होता है। ठीक है, तो अवस्था जो थी वो राजनीतिक अस्थिरता की थी, और हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, हुमायूं के उत्तराधिकारी थे अकबर, लेकिन वो मात्र वहां पर 13 साल के थे, वो बहुत ही छोटे थे। तो उस समय क्या हुआ था, जो कि बैरम खां एक कुशल एक वीर योद्धा थे। तो इन्होंने क्या किया, जो कि अकबर का संरक्षक बना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस समय शासन संभाला था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अकबर जैसे ही बड़ा हुआ, अगर हम बात करें 1560 में, तो बैरम खां से अकबर ने साम्राज्य की जो बागडोर है वो बहुत ही थोड़ी कम उम्र में ही उन्होंने क्या करी, संभाल ली। ठीक है, और इसके बाद हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि अकबर, आपको पता है दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली और दूरदर्शी जो राजा था, वो सम्राट था। ठीक है, उसकी सेना में बहुत ज़्यादा पावर थी, उसने बहुत दिमाग लगाकर वो सेना बनाई थी। वो जहाँ पर भी जाता उसे विजय मिलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, अकबर के अधीन क्षेत्रीय प्रसार, यानी कि जब पूरी सत्ता अकबर के हाथ में आ गई तो अकबर ने किस प्रकार से अपने क्षेत्र का प्रसार किया वो समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हुआ क्या, वास्तव में अगर हम बात करें ना, वास्तव में रियलिटी में, तो जो मुगल साम्राज्य का जो असली विस्तार हुआ था ना, वो अकबर काल से हुआ था। यानी अकबर ने किया था, जो किया था ज्यादातर जो है साम्राज्य का विस्तार। अब हुआ क्या, सत्ता पर बैठने के बाद अकबर ने अपनी सुनियोजित, इसके पास प्लान था दोस्तों, हमेशा ये प्लान से चलता था। मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिए थे कि कैसे जो प्लान से चलने वाला बंदा होता है वो किसी भी बंदे को हरा सकता है। यानी कि युद्ध की हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें बताया था कि एक जो सेना है वो क्या है, वो बड़ी है, एक सेना क्या है, छोटी है। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। तो वो कुछ ऐसे प्लानिंग कर रही है कि वो बड़ी सेना को भी हरा सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि अकबर की सेना छोटी थी। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, अकबर की सेना बहुत बड़ी थी आगे चल के, और ठीक है, इतनी बड़ी सेना थी कि इसकी सेना को देखकर ही बहुत बड़े जो राजा महाराजा थे वो इनके सामने घुटने टेक देते थे। अब यहाँ पर देखिए, विस्तार की नीति को शुरू करते हैं। देखिए, देश के अलग अलग भागों में सरदारों एवं राजाओं का शासन चल रहा था। अब यहाँ पर हम करंट सिचुएशन पे आते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो चल ये रहा है कि भाई अकबर ने क्या किया है, अब अपनी यहाँ पर सत्ता को संभाला है, और अब अलग अलग जगहों पे राजा महाराजाओं का शासन है। राजपूतों की शक्ति जो है राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें अफगानों का जो नियंत्रण है वो अफगानों का नियंत्रण बंगाल में है, बिहार तथा गुजरात पर भी है। अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें
तो वहां पर मुगलों का शासन है। तो मुगलों का शासन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकबर के दोस्त है, ऐसा नहीं है, वो अकबर के विरोधी है। यहाँ पर एक अलग बात, ठीक है, ये अकबर के विरोधी है। ऐसा नहीं होता था कि जो मुगल अगर दो जगह है तो वो बिल्कुल दोस्त है, ऐसा नहीं होता था, उनमें भी दुश्मनी होती थी, ठीक है। तो अकबर के सामने बहुत सारी चुनौती थी। आप एक समझ सकते हो कि एक छोटा सा अकबर और उसके सामने बहुत सारी चुनौती थी अगर उसको इन सब जगहों पर कब्जा करना था तो लेकिन उसने डट कर सामना किया और मुगल साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार भी किया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उत्तर तथा मध्य भारत की। तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम यहाँ पर उत्तर तथा मध्य भारत के सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पश्चिम भारत के बारे में भी समझेंगे, ठीक है, राजपूताना का विजय भी समझेंगे, गुजरात में कैसे विजय प्राप्त की ये समझेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत तगड़ा विद्रोह भी हुआ, उस विद्रोह को कैसे शांत किया, ये सारी बात हम यहाँ पर समझने वाले हैं इसी टॉपिक में। देखिए हुआ क्या, उत्तर तथा मध्य भारत में ये युद्ध अभियान चलाते थे। ये क्या करते थे, कोई एक डायरेक्शन पकड़ते थे और वहाँ पर एक अभियान चलाते थे और पूरी प्लानिंग के साथ, जिसमें इन्होंने क्या किया, ग्वालियर के रामशाह और जौनपुर के अफगान ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। इनके सामने उन्होंने क्या किया, घुटने टेक दिए। उसके बाद यहाँ पर समझते हैं अभियानों के दौरान क्या हुआ, अकबर को अब्दुल्ला खान जैसे विद्रोहियों नेताओं का भी सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका मतलब है कि अकबर ने क्या किया, अपनी उम्र से कम, ठीक है, मतलब जो इनकी उम्र थे उसके अनुसार, मतलब इन्होंने बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो है वो काम किए थे। अकबर ने क्या किया, अपनी कूटनीतिक एवं संगठनात्मक योग्यता, ठीक है, तथा उसके कुछ विश्वास पात्र दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने कई सारी विषम परिस्थितियों का सामना किया। इसका क्या मतलब है कि उनकी जो कूटनीतिक शक्ति थी, ठीक है, उनकी जो संगठनात्मक योग्यता थी और उनके जो कुछ विश्वास पात्र दोस्त थे, तो इन्होंने क्या किया, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके जितनी भी मुश्किल से मुश्किल स्थिति इनके सामने आ रही थी, उन्होंने इन सब चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व करना चालू कर दिया, ठीक है। तो इनके कुछ दोस्त भी थे जो कि बहुत ही विश्वास पात्र थे, होते हैं ना कुछ अपने खास करीबी, ठीक है, कुछ भी हो जाए लेकिन वो हमारे साथ रहेंगे। तो ऐसे भी कुछ दोस्त थे जिनके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, स्थिति कैसी भी थी इन्होंने उस स्थिति का सामना किया, ठीक है। आगे समझते हैं हम पश्चिम भारत के बारे में। इसमें कुछ नहीं था, पश्चिम भारत मुख्य रूप से राजपूताना और गुजरात आते थे, ठीक है, उनके रूप में आते थे। पश्चिम भारत में जो मुख्य रूप से वो राजपूताना और गुजरात ये सब आते थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस पर विजय अभियान चलाया और उसमें सफलता प्राप्त कर ली। यहाँ पर देखते हैं राजपूताना की विजय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझिए। देखिए जो राजपूत शक्ति को अकबर ने पहले समझ लिया था, राजपूत शक्ति को अकबर ने महत्वपूर्ण माना, ठीक है। अब हुआ क्या था, अगर हम पुरानी बात करें और अगर अकबर से पहले की बात करें तो राजपूत शक्ति को कोई भी समझ नहीं पाया था, ठीक है। उनको पता नहीं था कि जो भाई राजपूत लोग थे वो उस समय में बहुत ही दिमाग वाले बंदे हुआ करते थे, तेज होते थे, तो डायरेक्ट उनसे भिड़ना जो है वो खतरनाक था। तो राजपूत थे भी उस समय में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने समझ ली उस बात को। मैंने आपको बताया था ना कि जो अकबर थे वो दूर की सोचने वाले थे और उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती थी, प्लानिंग आ जाती थी समझ में कि हमें हर एक सिचुएशन में अलग अलग तरीके से कार्य करना है। तो हुआ क्या कि राजपूत शक्ति को अकबर ने महत्वपूर्ण माना। अब राजपूत को सहयोगी बनाने और उनको वश में करने की कुशल नीति का प्रयोग किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा यार डायरेक्ट नहीं भिड़ूंगा इनसे, तो उन्होंने क्या किया, उनको सहयोगी बनाया, यानी अपना साथी बनाया। और उसके बाद उसने सोचा कि जब ये मेरा साथी बन जाएगा तो क्या करूंगा, इसको वश में कर लूंगा। तो इस प्रकार की कुशल नीति का प्रयोग किया उसने। अब एक बंदा था बस, आप उसके बारे में जानते होंगे, चित्तौड़ के महाराणा प्रताप को छोड़कर सभी राजपूत शासकों ने क्या किया, अकबर के साथ मित्रता कर ली, ठीक है। जो चित्तौड़ के महाराणा प्रताप थे ना वो बहुत ही तगड़े बंदे थे। आप कभी इनकी जो है वीडियो सर्च मारना, ठीक है, और आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ना। बहुत ही बढ़िया बंदा और बहुत ही ताकतवर। आपने सुना होगा कि अकबर के सेना में दम था लेकिन महाराणा प्रताप के सीने में दम था, ठीक है। तो महाराणा प्रताप को छोड़कर जितने भी राजपूत थे ना उन सब ने अकबर की दोस्ती को जो है वो निभा ली थी, मतलब अकबर के साथ हो गए थे वो, ठीक है। लेकिन वो नहीं हुए थे। और आपको पता है जो अकबर के साथ हुए होंगे उनके साथ भी बाद में यहाँ पर
क्या किया हुआ अकबर ने, उसको वश में कर लिया और उसका मतलब अच्छा तो नहीं हुआ होगा, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ उसको वश में ही किया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए राजपूतों की शक्ति मिल गई अब मुगलों को, तो इससे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का बहुत तेजी से विस्तार हुआ, क्योंकि उस समय में जो राजपूत की शक्ति थी वो मायने रखती थी, ठीक है, ताकतवर हुआ करते थे जो राजपूत लोग थे। यहाँ पर समझिए, अब गुजरात की विजय के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो गुजरात उस समय बहुत अत्यधिक महत्व था गुजरात का, यानी कि गुजरात बहुत बढ़िया जगह था उस समय में, अभी भी है, लेकिन इतना बढ़िया क्यों था, क्योंकि वहाँ पर व्यापार, कृषि और साथ साथ सैनिक दृष्टि से भी गुजरात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब भाई अकबर ने क्या किया, 1572 में गुजरात अभियान शुरू कर दिया और फिर अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है, लेकिन केवल सूरत में प्रतिरोध हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पर सूरत में ज़्यादातर जो माथापेची हुई और बाकी सब क्या हुआ, रियासतें अपने आप जो अधीनता को स्वीकार कर लेती थी। मैंने आपको बताया ना, जो अकबर ने अपनी सेना को इतना ताकतवर बना रखा था कि ज़्यादातर जो राजा महाराजा थे वो डर के मारे ही आत्मसमर्पण कर लेते थे और अधीनता को स्वीकार कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि था यहाँ पर 1581 के विद्रोह की। तो भाई ये जो विद्रोह था ये भी काफ़ी तगड़ा विद्रोह था, ठीक है। अकबर के काल का सबसे बड़ा विद्रोह 1581 का था, ठीक है। वी.ए. स्मिथ नामक इतिहासकार ने इसके बारे में ढंग से बताया। इन्होंने कहा कि क्या हुआ था भाई, कुलीनों में असंतोष के कारण, अब कुलीनों में जो असंतोष फैल गया, किसी बात को लेकर फैल गया होगा, तो भाई बहुत सारे जो राज्य थे ना वो भड़क गए, जैसे बंगाल, बिहार, गुजरात, उत्तर पश्चिम में विद्रोह एक साथ भड़क गया। अब होता क्या है भाई कि अगर एक जगह से विद्रोह भड़के तो उसे काबू करना आसान होता है, लेकिन जब इतने सारे राज्य से विद्रोह भड़क जाते हैं तो फिर कुछ बड़ा ही सीन हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर विद्रोह भड़क गया जिसका अकबर ने कुशलता से दमन किया। भाई अकबर ही था जो इसने अच्छे से इसको संभाल लिया, ठीक है। अगर अकबर इसे सही से नहीं संभालता तो ये जो विद्रोह था अकबर के साम्राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होता, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पर बात थी। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। अब जो दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है वह है अकबर के उत्तराधिकारी के अधीन क्षेत्रीय विस्तार। अब भाई देखो, जो अकबर था वो तो अपना काम कर रहा था, लेकिन जो उसके उत्तराधिकारी थे ना, जो उसका साथी थे, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे, मतलब वो भी बढ़िया निकले, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर जो अकबर ने क्या किया, अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया पूर्ण रूप से, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी स्थापित साम्राज्य को बनाए रखने में मजबूती प्रदान की। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझिए, किसी के पापा है, ठीक है भाई, वो बहुत सही बंदे, बहुत समझदार है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बिजनेस खड़ा किया बहुत बढ़िया, ठीक है, उससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन क्या हुआ, उसका जो बेटा है वो नालायक निकला। अब वो क्या करेगा, उस पूरे बिजनेस की ऐसी की तैसी कर देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन इसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने उसने क्या किया, इसके जो खड़े किए हुए साम्राज्य थे उसको बनाए रखने में और ज़्यादा मजबूती प्रदान की, ठीक है। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद जो है ना, जो मुगल साम्राज्य बिखरना शुरू हो गया था, मतलब दिक्कतें शुरू हो गई थी। अब उसका जो ये नहीं पता है, क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ी जो बहस छिड़ी थी वो इसी को लेकर छिड़ी थी कि आखिरकार मुगल साम्राज्य का जो है पतन कैसे हुआ, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे कारण है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल एक कंफर्म सी बात नहीं है, लेकिन एक तरह से कंफर्म भी है। अभी हम आगे उस पर चर्चा करेंगे, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि उसके काल के बाद मुगल साम्राज्य बिखरना शुरू हो गया था। हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, औरंगजेब के काल के बाद। यहाँ पर देखिए मुगल राजपूत संबंध। अब भाई मुगल का राजपूत के साथ कैसा संबंध था, ये मैंने अभी आपको बताया कि मुगल का जो राजपूत के साथ संबंध था वो बढ़िया था, बिल्कुल अच्छा था। वो क्यों? क्योंकि जो मुगल थे वो राजपूत से डायरेक्ट नहीं भिड़ते थे, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि इनसे डायरेक्ट नहीं भिड़ना है और फिर ऐसे क्या होगा, ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी। तो अकबर ने ऐसा दिमाग लगाया था कि लड़ाई कम से कम हो और इनसे दोस्ती बना के रखे, ऐसा कुछ सीन हुआ था। यहाँ पर देखते हैं एक बार। अब हुआ क्या, जिस समय अकबर मुगल सिंहासन पर बैठा था उस समय राजपूतों में अनेक अनेक छोटे बड़े राज्य थे, यानी उनके पास भी बहुत सारे छोटे बड़े राज्य थे। अकबर ने राजपूतों के प्रति
सद्भावना मित्रता निभाई। ठीक है, उन्होंने उससे दुश्मनी मोल नहीं ली। ठीक है, उसको ये बात पता थी अकबर को कि किससे दुश्मनी मोल लेनी है और किससे नहीं लेनी है। तो अकबर एक कूटनीतिक और दूरदर्शी सम्राट था। ये मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि वो बहुत ही प्लानिंग के साथ काम करता था और वो दूर की सोचता था। ठीक है, अकबर के बाद जानता था कि राजपूत महान है, वीर योद्धा है, इसलिए उसने राजपूतों के प्रति कभी भी परंपरावादी नीति नहीं अपनाई। इसने मतलब कि उसने कभी भी वो तरीका नहीं अपनाया जो पहले अपनाया जाता था, उसने उसको हटकर एक अलग नीति अपनाई। ठीक है, तो ये बात है। अब हुआ क्या, जिस वजह से मुगल साम्राज्य का जो है वो विस्तार हुआ और युद्ध भी कम से कम हुआ। यानी कि उसने जो ये डिसीजन लिया था, डिसीजन बिल्कुल सही बैठा। इससे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का विस्तार भी हुआ और युद्ध भी वो कम से कम हुआ। ठीक है, अकबर ने अपनी हिंदू पत्नियों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी, क्योंकि उसको क्या करना था, राजपूतों से अच्छे संबंध बनाने थे। तो उसने अपनी हिंदू पत्नियों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। भाई तुम्हें जो मर्जी है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। ठीक है, उसने अपनी राजपूत पत्नियों के साथ सम्माननीय व्यवहार किया। उसने मतलब किसी प्रकार का जो है बेकार व्यवहार नहीं किया, अच्छा व्यवहार करता था वो अपनी राजपूत पत्नियों के साथ। अकबर ने राजपूतों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए, मतलब अच्छे संबंध बनाए उसने, व्यक्तिगत फेस टू फेस वाले। ठीक है, इसी प्रकार से अकबर और राजपूतों के संबंध अच्छे रहे। ठीक है, अगर ये बात आती है कि आपको अगर पूछता है कोई, तो आपको सीधा ये बोलना है कि भाई देख अकबर और राजपूतों के संबंध अच्छे थे, क्योंकि आप समझ गए अभी तक हमने यहाँ पर लगभग 2 टॉपिकों में बात कर ली है कि मुगल और राजपूत के संबंध कैसे थे। तो संबंध जो है वो बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगला टॉपिक देखते हैं अपना। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल और दक्कनी राज्य। तो इसे समझते हैं कि भाई ये क्या था। देखिए, प्रथम मुगल शासक बाबर था, लेकिन वो दक्कन से कोई खास संपर्क बना नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि वो उत्तर में ही व्यस्त था और हुमायूं भी दक्कन की ओर नहीं ध्यान दे पाया। उसका जो ध्यान था वो कहीं और था, वो किसी और चीज़ में ही व्यस्त था। लेकिन वास्तविक रूप से अकबर ने क्या किया, दक्कनी राज्यों पर मुगल सत्ता स्थापना कर दी। ठीक है, मुगल सत्ता की स्थापना कर दी। आपको टू द पॉइंट ये समझना है कि भाई देखो, जो भी काम दूसरे मुगल शासक नहीं कर पाए ना, वो अकबर ने कर दिखाया। ठीक है, उसने सही जगह पे सही टाइम पे सही जगह तीर मारा था। ठीक है, यहाँ पर समझिए, आगे देखते हैं। और शाहजहां और दक्कनी राज्य की अगर हम बात करें तो शाहजहां ने राज्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया था और शाहजहां ने दक्कन राज्यों के प्रति क्या किया था, आक्रामक नीति को अपनाई थी। ठीक है, और शाहजहां ने खानजहां लोदी के विद्रोह को भी दबा दिया था, मुगल आधिपत्य स्थापित कर लिया और बालाघाट और बरार पर भी उन्होंने दोबारा से कब्जा कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर हम अगर आगे बात करें तो 1630 में युद्ध का एक नया दौर शुरू हुआ। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 1630 में युद्ध का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, शाहजहां को दक्कन आना पड़ा। अब मुगलों ने बीजापुर के कई इलाकों को तहस नहस कर दिया और कई किले तो उन्होंने जीत भी लिए थे। ठीक है, अब आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है वह मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, इतना तगड़ा साम्राज्य है, कैसे उसका पतन हो गया, मतलब आखिरकार उसके पीछे कारण क्या था, इसे समझते हैं हम। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का जो वर्चस्व है वो भारत में काफी बड़े भूभाग पर था, बहुत बड़े भूभाग पर। ठीक है, और ये लगभग 3 शताब्दियों तक बना रहा। दोस्तों ये बहुत लंबा समय होता है, लगभग 3 शताब्दी तक बना रहा। लेकिन 18वीं शताब्दी के पूर्व में मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा तेजी से गिरने लग गई, समझ रहे हो आप, और तेजी से इसमें गिरावट देखने को मिली। अब मुगल साम्राज्य का जो पतन हो गया, साथ ही साम्राज्य के जो सभी भागों में स्वतंत्रता के लिए राज्यों का उदय होने लग गया। यहाँ पर समझिए, इतना बड़ा साम्राज्य है जिसने कि लगभग 3 शताब्दियों तक राज किया, बना रहा, अचानक से 18वीं शताब्दी में उसकी प्रतिष्ठा तेजी से कैसे गिरने लग गई। ठीक है, और जो राज्य थे वो स्वतंत्र राज्य होने की मांग कर रहे थे और उदय होने लगे थे। इसके पीछे का कारण, तो इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को लेकर काफ़ी बहस की है। उनको मतलब एक अगर हम बोले ना कि क्लियर बात नहीं पता है, लेकिन कुछ हद तक ये बात सही है जो इसमें बताई गई है। देखिए समझिए, साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को लेकर काफ़ी बहस हुई
और सबसे ज़्यादा अगर मतभेद हुआ है तो मुगल इतिहास में इसी पक्ष के लिए हुआ है कि उनका पतन कैसे हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन का जो जिम्मेवार है उसको शासकों के चरित्र में गिरावट को समझा जाता है, यानी कि शासक के जो चरित्र थे उनमें गिरावट आ गई, ठीक है, मतलब अपने चरित्र को वो संभाल नहीं पाए और उनको ठहराया गया है। अगर हम पतन की बात करें ना तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि मुगल शासकों के चरित्र की गिरावट को ठहराया गया है। मुगल साम्राज्य का पतन का जो प्रमुख दोषी है उसे औरंगजेब को माना जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुगल साम्राज्य के पतन की जो अगर प्रक्रिया है, मतलब कि पतन की जो शुरुआत होने लगी वो औरंगजेब के काल से ही शुरू हो गई थी। और औरंगजेब की एक और जो गलत बात थी वो थी कट्टर धार्मिक नीतियाँ। इसकी जो नीतियाँ थी वो कट्टर धार्मिक नीतियाँ थी, ठीक है, जबकि अकबर की ऐसी नहीं थी, ठीक है। और कुलीनों में इसका गहरा असंतोष फैल गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण सामंतों की बढ़ती हुई जनसंख्या को भी ठहराया गया, ठीक है। मतलब ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं कि देखो, पहली बात तो क्या हुआ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मुगल साम्राज्य के पतन की वो यही है कि उनके जो शासक है उनका जो चरित्र है उसकी वजह से, ठीक है। और उसके बाद है बढ़ती जनसंख्या। थोड़ा बहुत इसमें औरंगजेब को भी गलत समझा जाता है। तो ये सब जो है यहाँ पर जो है साम्राज्य के पतन के जो है यहाँ पर कारण जो है वो समझे जाते हैं। टेलीग्राम में नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना। कुछ अगर आपको पर्सनली मेरे से पूछना है तो ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी इस यूनिट में इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो आप कर सकते हैं एक लाइक, कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, साथ ही सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को। बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा उसे प्रेस कर सकते हैं जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।